नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रेट लेवल फर्स्ट एंड सेकेंड की हिंदी भाषा प्रथम और द्वितीय की यूनिट 4 से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें है भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषा शिक्षण उपागम और भाषा दक्षता का विकास। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि से संबंधित असत्य कथन कौन सा, वो आपको छांटना है। सबसे पहले इसमें सर्वप्रथम द्वितीय भाषा का व्याकरण पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, लिखने पढ़ने पर बल नहीं दिया जाता, यही इसका असत्य कथन है। इसमें बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर ही बल दिया जाता है। तीसरा है, इसका उद्देश्य है भाषा कौशल को दक्षता प्रदान करना, यह भी सही है। चौथा है, द्वितीय भाषा की स्वयं शिक्षण मालाएं इसी विधि पर आधारित हैं, ये भी सही है। असत्य कौन सा है, लिखने पढ़ने पर बल नहीं दिया जाता, ये असत्य है। दूसरा, प्रत्यक्ष विधि से संबंधित सत्य कथन कौन सा है, वो बताना है। इसे निर्बाध, अप्राकृतिक और सुगम विधि भी कहा जाता है, तो इसको अप्राकृतिक न कहकर प्राकृतिक विधि कहा जाता है। इसमें तो यह शब्द गलत है। इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, यही इसका राइट आंसर है। लेखन शैली को प्राथमिकता, इसमें लेखन शैली को नहीं बल्कि मौखिक शैली को प्राथमिकता दी जाती है। वस्तु और शब्द के मध्य गौण संबंध न होकर सीधा संबंध स्थापित कर पठन कार्य करवाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अनुकरण विधि से संबंधित असंगत विकल्प है, तो वो कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं जैक-टॉक अनुकरण। इसमें क्या होता है, इसमें छात्र शिक्षक का अनुकरण कर एक एक शब्द लिखकर मूल से मिलाता है और उसमें जो गलती होती है उसमें वो सुधार करता है। रूपरेखा अनुकरण, इसमें बच्चा जो है वो पुस्तिका में जो अक्षर बिंदु के रूप में लिखे होते हैं, छात्र उन बिंदुओं पर पेंसिल फेरता है। स्वतंत्र अनुकरण, इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षक श्यामपट्ट पर या स्लेट पर जो अक्षर लिख देता है, छात्र उसके नीचे वैसा का वैसा ही अक्षर लिखना शुरू करता है। रचना अनुकरण में क्या होता है, इसमें छात्रों की भाषा तो अपनी होती है किंतु शैली के लिए उन्हें आदर्श रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे 15 अगस्त का निबंध लिखवा कर उसे 26 जनवरी का निबंध लिखने को कहना, तो इसमें अलग कौन सा है, इसमें अलग है रचना अनुकरण। ये तीनों लेखन अनुकरणात्मक शैलियाँ हैं और ये कौन सी है, ये रचना अनुकरणात्मक शैली है। नेक्स्ट है, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता को प्रकट करती है। इकाई विधि की ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा दी है थॉमस एम रिस्क ने। थॉमस एम रिस्क की ये परिभाषा है। H.C. मॉरिसन की क्या है, इन्होंने कहा कि इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण का एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग होती है जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति में सामंजस्य आता है। जेम्स एम ली ने क्या कहा है, जेम्स एम ली ने कहा कि इकाई को विषय वस्तु के क्षेत्र में संगठन का ढांचा कहकर पुकारा है। नेक्स्ट है, लिंगुआ, बच्चों में उच्चारण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों की उच्चारण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए लिंगुआ फोन, टेप रिकॉर्डर, भाषा प्रयोगशाला, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
अक्षरबोध विधि में प्रधानता दी जाती है। तो अक्षरबोध विधि में किसको प्रधानता दी जाती है? वो है अक्षर की ध्वनियों को। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण किस विधि के अंतर्गत शिक्षक व्याकरण का ज्ञान अलग से न करवाकर गद्य पद्य पाठ पढ़ाते समय ही करवाता है। सबसे पहले है भाषा संसर्ग विधि, इसको अव्याकृति विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें सिद्धांत या नियम पृथक रूप से कि अलग से लिखवाए बिना ही रचना तथा अभ्यास के द्वारा व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। समवाय विधि इसका राइट आंसर है। इसमें क्या होता है कि जो गद्य पद्य का पाठ पढ़ाता है शिक्षक, उसी के साथ उसके अंदर जो जो व्याकरण से संबंधित शब्द आते हैं उनकी वो व्याख्या करता जाता है। सूत्र विधि में क्या होता है? सूत्र विधि में एक ये संस्कृत से आई है, सूत्र विधि जो है ये संस्कृत से आई है। इसमें क्या होता है? इसमें व्याकरण के नियमों या सिद्धांतों को छोटे छोटे रूपों में बांध दिया जाता है तथा ये सूत्र छात्रों को रटा दिए जाते हैं। ऐसे ही आगमन विधि में क्या होता है? इसके अंतर्गत आगमन विधि के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो सूत्र या नियम होते हैं उनकी सहायता से अन्य उदाहरण देकर उसकी सत्यता की जांच की जाती है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, इनमें से क्या है? शिक्षक प्रधान? बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? छात्र प्रधान है। छात्र में स्वावलंबन की भावना विकसित होती है, बिल्कुल सही। छात्र प्रधान विधि है, इसीलिए छात्र में स्वावलंबन की भावना विकसित होती है। अप्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल? बिल्कुल नहीं, अप्रजातांत्रिक नहीं बल्कि प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल है। नेक्स्ट है खेल विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। डेई मार्विन जो है वो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रतिपादक हैं। कोल्डवेल कुक जो हैं वो खेल विधि के प्रतिपादक हैं। बीएफ स्किनर अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक हैं। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ये व्याकरण अनुवाद विधि के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है वाचन योजना का अंतिम चरण कौन सा माना जाता है? आदर्श वाचन जो शिक्षक द्वारा करवाया जाता है, तो शिक्षक अंत में करवाता नहीं है, सबसे पहले करवाता है, तो ये पहला चरण हो गया। अनुकरण वाचन, जैसे जैसे अध्यापक वाचन करता है उसके बाद में छात्र भी अनुकरण करके वाचन करते हैं। व्यक्तिगत वाचन कि एक एक छात्र से खड़ा करके अनुकरण करवाना। मौन वाचन जो है ये इस योजना का अंतिम चरण माना जाता है। उद्बोधन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? उद्बोधन विधि जो है वो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत पर कौन सी विधि है? वो है प्रवचन विधि। अगला प्रश्न है छात्रों का सर्वांगीण विकास किस विधि से होता है? सबसे पहले है गीत प्रणाली। गीत प्रणाली में तो बच्चों की अभिव्यक्ति का विकास होता है। खंडान्वय प्रणाली जो है इसमें छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। और व्याख्या जो प्रणाली है इसमें भाव स्पष्टता एवं सौंदर्यानुभूति पर बल दिया जाता है। तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, गीत अभिनय प्रणाली में सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है आगमन विधि का चरण नहीं है। आगमन विधि के 4 चरण होते हैं। पहला है उदाहरण, दूसरा होता है तुलना या निरीक्षण, तीसरा होता है सामान्यीकरण, चौथा होता है परीक्षण। जो नहीं है वो है प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन है निगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? ज्ञात से अज्ञात पर आगमन विधि आधारित है। स्थूल से सूक्ष्म आगमन विधि, प्रत्यक्ष से प्रमाण आगमन विधि। तो ये तो शिक्षण सूत्र आगमन विधि के। निगमन विधि का है सामान्य से विशिष्ट। आगमन का उल्टा ही क्या है? निगमन है। अगर विशिष्ट से सामान्य आता तब ये भी आगमन विधि का ही सिद्धांत हो जाता। और निगमन विधि के सूत्र
ज्ञात करनी हो तो ज्ञात से अज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल, प्रमाण से प्रत्यक्ष, सामान्य से विशिष्ट, ऐसे होंगे। अगला क्वेश्चन है हर्बर्ट की पंचपदी विधि। हर्बर्ट के विधि में कितने पद हैं? 5 पद हैं। इसमें उसके शिष्य जिल्लर ने कौन सा पद जोड़ा था? उसके शिष्य जिल्लर ने जोड़े थे प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, दोनों पद उसके शिष्य जिल्लर ने जोड़े थे। और जो रीन शिष्य था उसने उद्देश्य कथन जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिरेकी विधि से संबंधित कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है किसी घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना, ये तो हो गई प्रत्यक्ष विधि। किसी कक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा शिक्षण कार्य करना, ये हो गया दल शिक्षण। इसका मुख्य उद्देश्य आलोचना, मूल्यांकन, समालोचना तथा समीक्षा करना है, ये विधि हो गई व्याख्यान विधि। व्यतिरेक विधि कौन सी हो गई? मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करना ही व्यतिरेकी विधि है। अगला क्वेश्चन है जब अध्यापक और छात्र आमने सामने न होकर शिक्षण कार्य करते हैं तो यह किस विधि के अंतर्गत आता है? जैसे अब जो शिक्षण कार्य होता है ऑनलाइन, वो किस विधि के अंतर्गत आता है? वो आता है दूरस्थ विधि के अंतर्गत। द्विभाषी विधि क्या होती है? द्विभाषी विधि जो होती है इसमें 2 भाषाओं का ज्ञान कराया जाता है। इसमें जो कठिन शब्द होते हैं उनको मातृभाषा में स्पष्ट किया जाता है और बाद में मूल भाषा में उनका अभ्यास कराया जाता है। भाषा प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? इसमें जो शिक्षण कार्य है वो एक संगणक केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है। संगणक केंद्र मतलब एक कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण कार्य प्रदान किया जाता है। रसास्वादन विधि में क्या होता है? इसमें जब कोई रचना उचित स्वराघात, भाव भंगिमा या गति एवं लय के साथ प्रस्तुत की जाती है वो रसास्वादन विधि होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शिक्षण सामग्री या उपागम में असंगत विकल्प कौन सा है? पहला है पाठ्य पुस्तक, मैजिक लालटेन, आकाशवाणी, एपिडोस्कोपी। तो ये 3 तो इसमें जो है वो दृश्य साधन है, एक इसमें श्रव्य साधन है वो ही असंगत है। तो कौन सा है वो? आकाशवाणी, जिसको रेडियो बोलते हैं, यही असंगत है। अगला क्वेश्चन है ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट मैच का स्कोर लिखने में किसका किया जाता है? मात्रा खिड़की का प्रयोग। किसी चित्र को बड़े आकार में दिखाने के लिए ओवरहेड प्रोजेक्ट का प्रयोग किया जाता है। बाल गीत, अभिनय गीत, एकांकी आदि में मुखौटे या कटआउट्स का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थानों को दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट को साफ करने का सही तरीका कौन सा है? कैसे साफ करना चाहिए उसको श्यामपट्ट? तो वो ऊपर से नीचे की ओर उसको साफ करना चाहिए। लिंगुआ फोन क्या काम आता है? भाषण व सारगर्भित वार्ता सुनने में, ये तो काम आता है आकाशवाणी या रेडियो। उच्चारण सुधारने में ग्रामोफोन काम में आता है। लिंगुआ फोन काम में आता है किसी भाषा की सामान्य ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करने में। वार्ता को रिकॉर्ड करने में टेप रिकॉर्डर काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प कौन सा है? नाटक, दूरदर्शन, अंतर्जाल, भ्रमण। तो इसमें 3 तो जो है वो दृश्य श्रव्य साधन है और एक जो है वो दृश्य साधन है, तो वो भ्रमण दृश्य साधन है। नाटक, दूरदर्शन, अंतर्जाल बोलते हैं इंटरनेट को, ये दृश्य श्रव्य साधन है। भाषा बिंब कितने होते हैं? तो भाषा बिंब होते हैं 4। कौन कौन से? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, भाव बिंब और विचार बिंब। निम्नलिखित में से भाषा का अंग
नहीं है। भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। 3 तो क्वेश्चन में दे रखे हैं और 2 और हैं। शब्द भंडार, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति, 3 तो ये हैं भाषा के अंग। एक है वाचन, एक लिपि। जो नहीं है वो है लेखन। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास की किस अवस्था में मूर्त व अमूर्त प्राणियों पर वार्तालाप करने लगता है बच्चा? तो वो कौन सी अवस्था होगी कि जिसमें बालक मूर्त और अमूर्त प्राणियों पर वार्तालाप करने लग जाता है? प्रथम जो अवस्था होती है, इसमें बालक क्या करता है? प्रयत्न से भाषा सीखता है। दूसरी अवस्था में क्या होता है? इसमें वो दूसरों की ध्वनियों का अनुकरण करके भाषा सीखता है। तृतीय अवस्था जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चौथी अवस्था में क्या होता है? बच्चा आस पड़ोस मित्र मंडली के संपर्क में आकर भाषा सीखता है। अगला क्वेश्चन है, बालक द्वारा गाय को देखकर सोचना कि गाय बहुत लाभकारी पशु है, इसे माता के समान पूजा जाता है, यह किस बिंब के अंतर्गत आता है? दृश्य बिंब में क्या होता है? बच्चे को गाय दिखाई जाती है, तो उसके आधार पर जब किसी दूसरी गाय को देखता है तो उसके सामने वो पहले वाला दृश्य प्रकट हो जाता है। भाव बिंब में क्या होता है? उसमें विचार बिंब की भावना विकसित हो जाती है और उसको ये सब बातें पता चल जाती हैं कि गाय बहुत ही लाभकारी पशु है, इसे माता के समान पूजा जाता है। यह आता है भाव बिंब में। विचार बिंब में क्या आता है? इसमें आता है कि जब वस्तु की अनुपस्थिति में प्रत्येक सेकंड की मानसिक प्रक्रिया से विचार बिंब का निर्माण किया जाता है कि वो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं है, उसके आधार पर ही उसमें विचार बिंब आता है। श्रुति बिंब में उसको गाय के बारे में बताया जाता है कि इसके 4 पाँव होते हैं, 1 पूंछ होता है, तो वो सुनकर यह भाव ग्रहण करता है। अगला है, विचार बिंब के अंतर्गत प्रत्याहार क्या है? पहला है, एक जाति के सभी पदार्थों की अनुभूति करना, यह तो कहलाता है निरीक्षण। दूसरा है, विभिन्न पदार्थों के गुणों में समानता और असमानता प्रकट करना, यह कहलाता है तुलना। समान गुणों का पृथक करना, यही प्रत्याहार है। समान गुणों का संयोजन करना, यह होता है सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोर्ड के अंदर खादी के कपड़े का प्रयोग किया जाता है? तो वो बोर्ड होता है फेल्ट बोर्ड बोलते हैं उसको। पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, ये तो पद्य शिक्षण की विधियाँ हैं। अर्थबोध प्रणाली जो है वो गद्य शिक्षण की विधि है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असम्मिलित विकल्प कौन सा है? एक साइड में अध्ययन विधियाँ दे रखे हैं, दूसरे साइड में उसके प्रतिपादक दे रखे हैं। पहली है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, इसके प्रतिपादक मॉरिसन है, बिल्कुल सही है। द्विभाषी पद्धति है, इसके प्रतिपादक डॉडसन, ये भी सही है। डॉल्टन पद्धति, इसके प्रतिपादक हैं हेलेन पार्कहर्स्ट, यह भी सही है। प्रायोजना पद्धति जो है इसके प्रतिपादक फ्रोबेल ना होकर कौन है? किलपैट्रिक है। फ्रोबेल ने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया था? किंडरगार्टन या बालोद्यान विधि का। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।